नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है वकील सीमा कुशवाहा से जुड़ी हुई। दरअसल निर्भया केस की वकील रही सीमा कुशवाहा बीएसपी में शामिल हो गई हैं। 2012 निर्भया रेप केस की वकील थी सीमा कुशवाहा। सीएम सीमा कुशवाहा ने लखनऊ में ली है बीएसपी की सदस्यता। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निर्भया केस को लड़ने वाली सीमा कुशवाहा बीएसपी में शामिल हो गई हैं। लखनऊ में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। सतीश चंद्र मिश्रा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा बीएसपी का हिस्सा बन गई हैं। लखनऊ में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और अब देखिए ग्राउंड जीरो के हीरोज। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरोज बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। मुंबई में तमाम जो डॉक्टरों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो इस वक्त हड़ताल पे हैं। और हड़ताल की वजह ये है कि उनकी फीस जो उनकी जो पगार होती है, उनकी जो सैलरी होती है, वो पिछले कुछ सालों से बढ़ी नहीं है। साथ ही वो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं और वो अब चाह रहे हैं कि उन्हें जो सरकारी अस्पताल है, महाराष्ट्र में तमाम जितने जो सरकारी अस्पताल है, उन्हें परमानेंट रख लिया। इस वक्त तस्वीर में देखिए मुंबई के हम जे अस्पताल के पास जो है मौजूद हैं, जहाँ पर यहाँ के तकरीबन 60 से ज़्यादा जो अध्यापक हैं वो इस वक्त हड़ताल पे हैं। उसी के अलावा जो विभिन्न शहरों से जो विभिन्न राज्यों से जो आए हैं वो भी हड़ताल पे। क्या मांगे हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर बताइए कि ये कितने लोग हैं आप लोग और क्या मांगे हैं। कि परमानेंट करने की मांगे की सैलरी नहीं बढ़ी है कई सालों से, कोरोना बीत चुका है, किस तरीके से क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? संपूर्ण महाराष्ट्र में 19 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस है और वहाँ कार्यरत हमारे जो अध्यापक है उसमें प्रवर्ग है, प्राध्यापक, सीनियर प्राध्यापक है, जूनियर है। तो जो हमारा फीडर कैडर होता है जहाँ पे लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर करके भर्ती होती है, तकरीबन 1700-1800 पोस्ट है, जिसमें से 500 लोग हमारे गए 5 या 6 साल से टेम्पररी तत्व पे काम कर रहे हैं। अस्थाई जिन्हें बोला जाता है। अस्थाई होने की वजह से उनको पगारवाड़ मिलती नहीं है, साल का इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है। इसके बावजूद वो अपनी जी जान लगा के काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं पिछले 2 साल से कोविड चल रहा है, तो कोविड में सारी की सारी जिम्मेदारी जो होती है वो जूनियर डॉक्टर्स, क्योंकि उम्र के हिसाब से वो जूनियर है, सीनियर प्राध्यापक लोग वार्ड के अंदर कुछ सेवाएं देने में विकल्प नहीं बचता है, इसलिए जूनियर लोग जाते हैं। तो यही सारे वो कोविड योद्धा है जो पिछले 2 साल से बिना ब्रेक लिए काम कर रहे हैं। अब ये पार्श्वभूमि को देखते हुए शासन को हमने कहा था कि इनकी नौकरी स्थायी कर दीजिए, क्योंकि यही आगे जाके सीनियर काम करने वाले हैं। उस मामले में हमको पॉजिटिव आश्वासन 16 जून 2020 को दिया गया था माननीय मंत्री महोदय की तरफ से। फिर पिछले साल 15 अप्रैल 2021 को आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये आश्वासन को अभी तक कागज पे लाने में शासन की तरफ से कुछ हुआ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इन सारे लोगों के साथ में न्याय हो, इनको परमानेंट किया जाए और इनका उत्साह द्विगुणित होया जाए। आप बताइए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 2 से 3 बार जो है वो मांगे हुई हैं, लेकिन आपको उम्मीद है कि सरकार जो है वो करेगी? क्योंकि सरकार कोरोना का हवाला भी दे रही है, इसी वजह से बजट का, राजस्व का जो खर्चा आता है उसको भी देखना पड़ता है सरकार को। जी बिल्कुल कर सकते हैं। 2009 और 2016 में ये रेगुलराइजेशन प्रोसीजर सहज रूप से हुआ है। आज वही डॉक्टर्स आपके सामने कहीं पे डीन हैं, कहीं प्रोफेसर्स हैं और अच्छा काम दे रहे हैं। वैसे हम सब ने जो 500 डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 100 डॉक्टर तो तकरीबन जे हॉस्पिटल से ही है जो आज आंदोलन पे बैठे हुए हैं। ये 6 से 7 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल में कोविड में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए, अपने परिवार की परवाह नहीं करते हुए काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मुमकिन है और ये किया जा सकता है। 2016 में भी ये डिसीजन ऊपर से नीचे आया हुआ है कि मंत्रियों ने ही ये डिसीजन लिया है और नीचे पास ऑन किया है, तो आज भी ये किया जा सकता है। क्या आपकी जो यूनिटी है, आपके जो संगठन, वो क्या स्वास्थ्य मंत्री जो राजेश टोपे हैं उनसे मुलाकात करेंगे, या अपनी जो सैलरी की बात कही है जो पिछले 2 से 3 महीनों सालों में नहीं बढ़ी है, उसको लेकर क्या किसी और से मुलाकात होगी मंत्री से? जी हमारी माननीय श्री अमित देशमुख जी से 3 से 4 बार मुलाकात हो चुकी है। यहाँ तक कि सारे ही बड़े नेताओं से हमने संपर्क किया है और उनसे निवेदन किए हैं और वो भी सब सकारात्मक हैं।
तो बस अब इतना ही बचा है कि उनको एक निर्णय लेना है जो वो डेफिनेटली वो ले सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर लेंगे। अगर नहीं मांगे पूरी हुई तो कितना दिन और प्रोटेस्ट चलेगा? क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, मांगे पूरी नहीं होती, फिर थक हार जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं काम पे, तो इसी तरह से कितना दिन चलता रहेगा? थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा। तो इस बार हमारा निर्णय है, हम पहले भी ये आंदोलन कर चुके हैं और उनको बता चुके हैं कि हमको ये चाहिए और आप प्लीज़ हमारी बात मानिए। पर अगर इस बार वो नहीं माने, हम हमारा आंदोलन नहीं रोकने वाले हैं। और अगला स्टेज यही है हमारा कि फिर हमारे पास ना इलाज, हम ये नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमको रेजिग्नेशन दे के अब ये छोड़ के जाना पड़ेगा और कभी थोड़ा हमारे बारे में, खुद के बारे में भी अब हमको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम जो ये डॉक्टर हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो उनका साफ तौर पर अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो इस बार खुद वो इस्तीफा देके जो है अपने घर लौट जाएंगे। कैमरा बादशाह के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ इंडिया, मुंबई। अपने महिला मैनिफेस्टो में एक फ़ोटो जारी की थी। वो फ़ोटो थी प्रियंका मौर्य जी की, जो कि इन्होंने पहले नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये भी मंच से कई बार कांग्रेस के कहती रहीं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन अब ये बीजेपी में आकर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ यानी कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। आखिर क्यों प्रियंका जी? कारण ये है कि मैं कांग्रेस में पूरी मेहनत से लगी रही और ये जो स्लोगन है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये मात्र एक स्लोगन बन के रह गया, एक स्टंट बन के रह गया महिलाओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। जब बात आई अधिकार की तो सिरे से नकार दिया गया। प्रियंका वाड्रा जी को सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, उसके बावजूद वो आवाज़ नहीं उठाती हैं, सिर्फ बात करती हैं महिलाओं की। जहाँ पे उनका हक अधिकार देने की बात आती है वहाँ पे वो साइलेंट हो जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके की नीति से वो कार्य कर रही हैं वो सब समझेंगे और जल्द ही उनको परिणाम दिखेगा। आप प्रियंका मौर्य हैं, वो प्रियंका गांधी हैं, आप दोनों प्रियंका लड़ने लगी, लड़की हैं, लड़ सकती हैं, ठीक है, लेकिन अब प्रियंका गांधी को क्या कहना चाहती हैं आप? मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंचेगी और मुझे ऐसा लगा था कि अगर उन्हें ये आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं, जो बाकी मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, तो जिस सशक्त तरीके से आप लोगों के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंचेगी तो उनका रिप्लाई ज़रूर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो सब कुछ समझ रही हैं, देख रही हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक बात कर रही हैं अधिकार देने की, देंगी नहीं। आप सरोजनी नगर से लड़ रही थी, कांग्रेस ने आपका टिकट काट दिया, टिकट तो यहाँ भी नहीं मिलने की उम्मीद है। देखिए, उम्मीद से मैं आई ही नहीं हूँ। मुझे ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करते आ रही हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं लगातार सामाजिक कार्य भी कर रही हूँ और उसी उपदेश के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन करी, पॉलिटिक्स ज्वाइन करी कि वो मेरा दायरा बढ़ेगा और वो विजन आज भी मेरा बना हुआ है। और माननीय योगी जी, मोदी जी के आदेश के अनुसार मैं आगे कार्य करूंगी, ह्यूमैनिटी को सर्व करूंगी। इसी उपदेश से मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है। तो ये थी प्रियंका मौर्य जी। पॉलिटिक्स में कोई भी आता है तो अपनी अपनी एक विचार के साथ आता है। आने वाले वक्त में विचार भी बदल जाते हैं, जो प्राथमिकताएं रहती हैं वो भी बदल जाती हैं और प्रियंका जी का भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अभी तक कांग्रेस में थी और आज ये बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठी है। कैमरामैन आशीष के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। पहले अपर्णा यादव और उसके बाद आज प्रमोद गुप्ता। प्रमोद गुप्ता जी मुलायम सिंह यादव के साढ़ू हैं, आज विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यानी कि यादव परिवार का एक और सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी आपने? माननीय मोदी जी की नीतियाँ, माननीय योगी जी की नीतियाँ जो छब इन्होंने बनाई है प्रदेश में, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। इसीलिए उनकी नीतियों को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। सपा में क्या दिक्कत हो रही थी आपको? सपा में जो माननीय मुलायम सिंह जी के लोग, समाजवादी लोग थे, उनको अखिलेश जी ने सबको किनारे कर दिया। उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते, उनको घृणा है। और जो चाटकार लोग हैं उनको घेर रखा, उन्हीं की बात मानते हैं। नहीं तो अखिलेश जी से आपकी बात हुई या मुलायम सिंह यादव आपके बहुत करीबी हैं? अखिलेश मुलायम सिंह करीबी हैं और जीवन भर रहेंगे। मैं अपने मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद मेरे पास है और रहेगा। शिवपाल जी से भी आप काफी नजदीक रहे, उनकी पार्टी में रहे, तो उनसे बात हुई?
भी अब रिश्तेदारी है तो रहेगी, वो तो खत्म हो नहीं सकती। पॉलिटिकल राजनीतिक बात एक अलग चीज़ है, तो हम लोग यहाँ हैं। अच्छा, आपके और भी रिश्तेदार आ रहे हैं क्या? अब बहुत से लोग, हजारों की संख्या, हमारा इटावा, आधा इटावा साफ हो जाएगा। अच्छा, कई विधायक आपके संपर्क में आप बता रहे हैं, कौन कौन है? रघुराज शाक जी इटावा, सुखदेवी वर्मा बरतना, शिवकुमार बेरिया रसूलाबाद, अरुणा कोरी जी और शारदा प्रसाद शुक्ला जी, बहुत लोग हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव से आपने मुलाकात करने की कोशिश की, मुलाकात नहीं हो पाई, क्या संदेश मिला वहाँ से? हमने कहा समाजवादी पार्टी जितने लोग हैं, अखिलेश जी उनसे नफरत करते हैं, हम ही नहीं हजारों की संख्या में हैं, वो उनसे मिलना पसंद नहीं करते। सब नई टीम उन्होंने अपनी बनाई है, उस टीम से वो बाहर ना निकल पाए, ना निकल पाएंगे। इनके हारने का कारण यही बनेगा। तो ये थे प्रमोद गुप्ता जी, जो कि मुलायम सिंह यादव के साढ़ू हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक और बड़ा विकेट यादव परिवार का आज समाजवादी पार्टी ने गिरा दिया। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में और कौन कौन से परिवार के लोग शामिल होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। कैमरामैन आशीष के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। अखिलेश यादव ने आज प्रदेश के राज्य कर्मचारियों से ये वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। कुछ साल पहले सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि जो पुरानी पेंशन हुआ करती थी उसकी जगह पर नई पेंशन व्यवस्था लागू की, यानी कि कर्मचारियों को उनकी जीवन समय तक पेंशन देने के बजाय रिटायर होने के बाद उनको एक मुश्त रकम दे दी जाती थी और इससे उनके जो परिवार थे या उनके पर जो निर्भर रहते थे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता था। बहुत समय से उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन की बहाली हो। आज अखिलेश यादव ने ये एक बड़ा वादा किया है कि अगर सरकार बनी तो पेंशन बहाली की जाएगी। इससे तकरीबन 12 लाख उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। अखिलेश यादव ने आज एक और महत्वपूर्ण संकेत दिया और वो ये कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में खास तौर से आउटसोर्सिंग की जो व्यवस्था है, यानी संविदा पर जो लोग रखे जाते हैं, दूसरे एजेंसी से हायर किए जाते हैं, वो व्यवस्था ख़त्म की जाएगी। लेकिन इसका बाकायदा ऐलान जब अखिलेश यादव अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे तब किया जाएगा। तो आज अखिलेश यादव ने राज्य कर्मचारियों के लिए 2 बड़ी बातें कही। पहली, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाएगा और आउटसोर्सिंग की जो व्यवस्था है इस वक्त उसको दूर किया जाएगा। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। केंद्रीय बीजेपी के हाईकमान ने 59 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ बीजेपी को लगता है कि 59 सीटों पर अधिकतर वही प्रत्याशी हैं जिनको पिछली बार बीजेपी ने आशीर्वाद दिया था, 5 लोगों के टिकट कटे? क्या लगता है इस बार पिछली बार वाला मैंडेट आएगा? निश्चित तौर पर कहीं इस विषय पर कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से उत्तराखंड विकास की गति बढ़ी है, जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, कुछ स्थानों पे परिवर्तन हुआ है, कोई बड़ा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आखिर 11 सीटों पर पेच क्यों फंस रहा है? क्योंकि वहाँ पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान क्यों नहीं हुआ? क्या इनपुट्स मिल रहे हैं आपको दिल्ली से? नहीं, पेच कहीं नहीं फंसा हुआ है। पेच तो उनका फंसा हुआ है जिनकी अभी तक कैंडिडेट ही घोषित नहीं हुए, जिनका नेतृत्व डिसाइड नहीं है। पेच वहाँ फंसा है, हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है। पार्टी के मंथन की प्रक्रिया चलती रहती है और जब मंथन करते हैं तो अच्छा ही निकलता है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने साफ तौर पर चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा है कि वो इस बार बीजेपी को जिताने के लिए, एक बार फिर से प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए काम करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या स्टैंड है बीजेपी का, उत्तराखंड बीजेपी का? नहीं, ये भी भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, एक मुख्यमंत्री रहा हुआ कार्यकर्ता कहता है कि साहब मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। माने ऐसा संयोग केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने को अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं के लिए तैयार रखता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। किसी दूसरे दलों में तो मारकाट हो जाती है, लेकिन एक सहजता से, विनम्रता से पार्टी के लिए मैं काम करूंगा, मैं अब लड़वाऊंगा, उस भूमिका में आना साधुवाद है उन्हें भी, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का चरित्र भी है। वर्चुअल जनसभाओं को आपके कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? और वर्चुअल जनसभाएं
जब समाप्त हो जाएंगी तो आपके जो बड़े नेता हैं केंद्र के उत्तराखंड के आएंगे, क्या कुछ आप लोगों ने अभी तक ब्लूप्रिंट तैयार किया इसको लेकर? नहीं, हम देखिए प्रचार के विभिन्न मोड्स पे हम काम कर रहे हैं। हमारी वर्चुअल जनसभाएं भी चल रही हैं, हमारी इंडोर जो मीटिंग्स हैं उसका भी हम बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उन इंडोर मीटिंग्स में छोटे छोटे समूह में कार्यकर्ताओं के बीच पर आकर अपनी बात कहने वाला है, उस मोड पे भी जा रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रचार के वर्तमान समय में कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए जो भी मोड हम अपना सकते हैं उनको हम अपनाने का काम करेंगे। अच्छा गहलोत जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है, अंतिम प्रश्न भी मेरा यही है कि उत्तराखंड राज्य गठन के 21 साल हो चुके हैं और एक मिथक रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत प्रबल रहता है यहाँ पर। क्या इस बार इस मिथक को बीजेपी तोड़ेगी? ये निश्चित तौर पर टूटेगा। ये काम के आधार पर टूटने वाला है और जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रदर्शन और कांग्रेस का व्यवहार और कांग्रेस का आचरण, कांग्रेस के नेतृत्व का व्यवहार जो देश को दिखा है, प्रदेश को दिखा है, उस आधार पर मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि उत्तराखंड में मिथक टूटने वाला है। ज्योति प्रसाद गहलोत जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गहलोत जी से। स्पष्ट रूप से गहलोत जी उत्साह से लबरेज हैं। जो 59 प्रत्याशियों की सूची आज जारी हुई है, उनका मानना है कि 11 नामों की सूची भी जल्द जारी हो जाएगी और एक बार फिर से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार अस्तित्व में आएगी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली सूची जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हरिद्वार सीट से मदन कौशिक, तो वहीं हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा से सुरेश राठौर का एक बार फिर से टिकट हुआ है और साफ कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुरेश राठौर, जिनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से श्री गुरु रविदास जी का आशीर्वाद और प्रभु राम की कृपा, हम सब लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्ताव है, सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास के साथ में हम निरंतर आगे बढ़ेंगे और मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम पहले से कई गुना मतों से जीतेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा और विश्वास के साथ। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए जी? किन मुद्दों को लेकर जनता के? हमारा स्पष्ट मुद्दा है, हम विकास के मुद्दे के ऊपर आगे जा रहे हैं। हमने विकास किया, हमने विकास के आयाम को तोड़ा है और हमारे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, आने वाली विधानसभा हमारी बनेगी, 60 से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं, जब सरकार बनेगी तो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करेंगे और घाट क्षेत्र और खादर क्षेत्र का जो हमारी विधानसभा है उसको विकास की तरफ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर नए नए विकास के आयाम लाएंगे, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो और चाहे विकास का क्षेत्र हो, यहाँ के पुल बनने हैं, यहाँ की सड़कें बननी है, जो अवशेष हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे और ये कार्यकर्ता के बलबूते पर हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना है उसको पूरा करने का काम हम ज्वालापुर विधानसभा में करेंगे। न्यूज़ इंडिया के माध्यम से जनता से क्या वादा करना चाहिए? न्यूज़ इंडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमेशा वो सराहना करती है हम जो सच्चे काम करते हैं और निरंतर हमें जागरूक करती रहती है। मैं न्यूज़ इंडिया को अपनी ओर से प्रत्याशी बनाए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ अपनी अपार जनता का, जो आज भारी मात्रा में हमारा समर्थन करने के लिए उत्साहपूर्वक जो अपनी एक नई ज्वाला को लेकर हैं, क्रांति की तरह हम सब लोग आए, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार करता हूं। ये थे हमारे साथ सुरेश राठौर जी, जो ज्वालापुर विधानसभा से प्रत्याशी। हालांकि लगातार ही कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया। 26 जनवरी पर आईबी के अलर्ट के बाद पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तकरीबन 50,000 जवान जो हैं पूरी दिल्ली में तैनात रहेंगे। इस वक्त हम विजय चौक पर है और यहीं से 26 जनवरी की परेड शुरू होती है। यहाँ पर भी अपने कैमरामैन से कहूँगा कि फिलहाल यहाँ पर 26 जनवरी की परेड की तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर भी कड़ी कर दी गई है। हालांकि आज से बात करें तो आज से 15 फरवरी तक दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार के ड्रोन के उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ साथ पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारों सहित जो तमाम उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर भी
प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 15 फरवरी तक रहेगा। खासतौर पर बात करें गाजीपुर में एक बैग में आईडी मिलने के बाद और त्रिलोकपुरी में भी जो संदिग्ध बैग मिले थे 2, उसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। आईबी ने तकरीबन कई पन्नों का जो एक आतंकी अलर्ट है वो एक शेयर किया था दिल्ली पुलिस से, और दिल्ली पुलिस ने उसके बाद पूरे दिल्ली के अंदर जो है भारी फोर्सेस को अलर्ट रखा गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। विजय चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर 26 जनवरी की परेड की तैयारियां चल रही हैं और यहां पर 26 जनवरी को लेकर जो है खासी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको बढ़ा दिया गया है। तो परेड यहीं से शुरू होती है, इसलिए इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। अब आपको इसके अलावा दूसरे इलाकों की भी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि आतंकियों का टारगेट रहता है भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर कुछ ऐसे स्थल जहां पर लोग जो हैं ज़्यादा आते हैं। तो इसके बाद आपको लाल किले की तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 26 जनवरी से पहले आईबी के अलर्ट के बाद दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आईबी ने 9 पन्नों का जो अलर्ट है वो दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किया था। उसके बाद लाल किले को भी अब सुरक्षा कारणों से जो है 22 जनवरी से 26 जनवरी तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, यानी कि 22 जनवरी से 26 जनवरी तक आम लोग लाल किले के अंदर नहीं जा पाएंगे। इसको लेकर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो किए गए हैं। लाल किले के चारों तरफ भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, क्योंकि जो अलर्ट घोषित किया था आईबी ने उसके अनुसार इस बार 26 जनवरी पर आतंकी संगठन जो है वो कुछ वीवीआईपी लोगों पर अटैक कर सकते हैं, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस अलर्ट के मोड पर है। क्योंकि आईबी ने दिल्ली के अंदर 32 ऐसे पॉइंट बताए हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने के लिए कहा गया है, और यही वजह है कि भारी संख्या में जो फोर्सेस हैं उनको लाल किले के आसपास डिप्लॉय किया गया है। हालांकि हर साल की बात करें तो 24 जनवरी से जो है वो गणतंत्र दिवस की तैयारियां होती थी, लेकिन इस बार जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को होती है, और इसी वजह से 23 जनवरी से इस बार ये जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। यानी कि 23 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरे गणतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जो है गणतंत्र दिवस का वो रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो पूरी दिल्ली के अलग अलग जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहां पर जो स्नाइपर शूटर हैं उनको तैनात किया गया है। साथ ही बात करें तो 20 जनवरी से 15 फरवरी तक पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का जो ड्रोन है वो आसमान में नहीं उड़ सकेगा। तो कुल मिलाकर ये पूरी जो उच्च स्तरीय सिक्योरिटी है वो लाल किले के आसपास की गई है। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के जो पोश मार्केट है जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है वहाँ पर भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट को जो है वो बढ़ाया गया है। फिलहाल लाल किले के सामने ये चांदनी चौक की मार्केट है, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहती है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर फोर्सेस को ज़्यादा संख्या में डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो तमाम बड़े आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि आईबी के अलर्ट के बाद अब दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट के मोड पर है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि गाजीपुर के अंदर जो आईडी मिला था उसके बाद से लगातार जो आईबी है वो अलर्ट घोषित कर रहा है, और जाहिर तौर पर 26 जनवरी को कोई आतंकी घटना ना हो इसको लेकर दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। 26 जनवरी से पहले आईबी के अलर्ट के बाद आतंकी हमले को देखते हुए दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि आतंकी संगठन लगातार ऐसी जगहों को निशाना बनाते हैं जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट के बाहर मौजूद है और यहां पर भी दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सों को भी डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि जिस तरह से 9 पन्नों का आईबी ने जो अलर्ट है वो दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किया था। उसके बाद बात करें चाहे लाल किले की बात करें, सरोजनी नगर, चांदनी चौक, ये तमाम कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसको लेकर एहतियातन कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। हालांकि आज से जो है 15 फरवरी तक पूरी दिल्ली के अंदर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, यानी कि कोई भी ड्रोन जो है वो अब नहीं उड़ सकेगा। इसके अलावा दिल्ली के अंदर 32 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर जो है सुरक्षा को काफ़ी कड़ा किया गया है। सर ये बताइए कि सरोजनी नगर में फिलहाल किस तरीके की व्यवस्था आपने की है? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बिल्कुल हर एक गेट पे अलर्ट हैं और चेकिंग करके ही एंट्री दे रहे हैं सभी को। 2005 की बात करें तो यहाँ पर बम ब्लास्ट हुए थे, उसको लेकर अब आईबी ने भी अलर्ट जारी किया है, क्योंकि गाजीपुर में आईडी मिली थी, आईडी मिली थी। उसके बाद अब फिलहाल यहाँ की बात करें तो क्या भीड़ में भी कुछ कमी देखी? हाँ, भीड़ में कमी है काफ़ी। तो बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी चौकस कर दी गई है, क्योंकि सवाल 26 जनवरी का है, क्योंकि इस बार जो हम बात करें तो 75वां जो आज़ादी का जश्न है वो देश मना रहा है, लेकिन कोरोना काल के बीच तमाम जो पाबंदियों के बीच इस बार हम गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वो मनाने जा रहे हैं। उससे पहले बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी दिल्ली के अंदर बढ़ा दी गई है। सरोजनी नगर मार्केट की बात करें तो यहाँ से भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं
उनकी पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही जो अंदर है उनको आने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें तो पूरी दिल्ली को जो है एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सरोजनी नगर वही इलाका है जहां 2005 में जो है बम ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद यहां पर जो है सघन चेकिंग अभियान जो है वो फिलहाल यहां पर किया जा रहा है। लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से तकरीबन ये माना जा रहा है कि 50,000 जवानों को जो है पूरी दिल्ली के अंदर तैनात किया जाएगा और जगह जगह यानी कि 32 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां से पूरी दिल्ली के अंदर निगरानी जो है वो रखी जाएगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।